सो लेट्स कंटिन्यू। हमने लास्ट में देख रहे थे कि जुडिशरी और जब लास्ट में उसको अलग रखा गया है ना, द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एक साथ काम करिए, जुडिशरी जो है उससे अलग काम करेगी। लेकिन क्या एकदम से उसको अलग नहीं कर सकते, इसमें क्या है लिमिटेशन है, सबको एक साथ मिलजुल कर काम दाम करना है, ठीक है। एंड दिस पावर शुड reside in separate independent organization, दिस इज व्हाट सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। So as you learned in the previous class, self-separation is a major objective of democratic most democratic revolutions, and so most modern governments have three arms or branches of power. The first is the legislature, which enact laws and formulate policies. ठीक है, ये short answer question आएगा. Second is the executive, which implements these laws, and third is the judiciary, which dispenses justice in accordance with these laws. सुनना आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ पावर, या सॉरी क्या क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन द 3 लेवल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज पावर्स। इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर्स दैट दिस 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी आर इंडिपेंडेंट, हैव देयर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, एंड डू नॉट इंटरफेयर विद और टू ट्राई टू कंट्रोल ईच अदर। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दो को साथ में काम करके इस पर डिपेंडेंट है। कोई लॉ बनाने वाला एक्जीक्यूट करेगा तो उसको एक लिमिट तय करना पड़ेगा, और जुडिशरी को भी उसको एक्सेप्ट कर जस्टिस देने के लिए लिमिट तय करना पड़ेगा, ठीक है। सो सबको अपना लिमिट है। वी हैव ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन विच द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसमें जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। बट लेजिस्लेचर और एक्जीक्यूटिव कैसे हैं, डिपेंड अपॉन ईच अदर, बिकॉज द एक्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज स्टिल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, वाई क्या आएगा क्वेश्चन में, फिर से या क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, वाई it is needed why it is needed to combine legislature and executive। इसमें अब इस वाले आंसर को लिखना, हमारे क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें मान लेते हैं, तो ये 5 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंस द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द एक्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर क्लोजली इंटरवीन्ड, ठीक है। ये सब इस तरह से काम करेंगे, ओके। ये बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन आया हुआ है, नाउ रिकॉल द मेन पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट दैट यू लर्न इन प्रीवियस क्लास। में क्या है हम रिकॉल करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या होता है, पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा, पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट 2 हाउस होंगे, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा और राज्यसभा होगा, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल में और कौन सी पार्टीज होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भूलिए मत, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, ठीक है। स्टेट लेवल में आएंगे तो कैसा रहेगा, विधानसभा और विधान परिषद रहेगा। जुडिशरी में सबसे हाईएस्ट कौन सा रहेगा, हाई कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा विधानसभा में कैसे रहते हैं, ब्लॉक स्तर पर अलग बहुत सारे अलग ब्रांचेस हैं, डिस्ट्रिक्ट पर अलग ब्रांचेस हैं, और डिस्ट्रिक्ट को संभालने वाला हेड कौन होता है, कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर होता है। और वो एक्जीक्यूटिव बॉडी में अंदर आएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्या करेगा, एक्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। इसके अलावा जो लीडर होता है, एमएलए या जो एमपी बनता है, वे स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे बात को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे निचले स्तर पर कौन होते हैं, सरपंच होते हैं, है ना, जो गाँव के मुखिया होते हैं, ठीक है, और वे गांव के लीडर हैं। उसके बाद गांव का पहला जो गवर्नमेंट ऑफिशियल कौन है, पटवारी, ठीक है। इस तरीके से ऐसे सेक्शन में क्या है, अलग अलग लॉस बदले हुए चल रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द 2 नेम्स ऑफ द हाउसेस, तो लोकसभा राज्यसभा। व्हाट विच ऑफ दिस हाउसेस हैज मेंबर हु आर इलेक्टेड बाय अडल्ट वोटर्स, कौन है वो,
लोकसभा, ठीक है। हाउ आर द लॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, कैसे एक लॉ को पास करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर आपको बता देता हूँ मैं। जब एक लॉ बनाना होता है या बिल पास करना होता है ना, तो बिल मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़, उसमें कैसे कैसे नियम जोड़े जाएंगे, बदले जाएंगे, उसको बिल के रूप में पहले पेश किया जाएगा, ठीक है। एक ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में पेश किया जाएगा, उसके ऊपर डिबेट चलेगा, ठीक है। दोनों हाउस में कौन से लोग होते हैं, दोनों लोग होते हैं, है ना। यह बात को समझना पड़ेगा कि इलेक्शन करने के बाद बहुत सारी पार्टीज़ के लोग जीतते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कौन बनाता है, जिसके ज़्यादा लोग उसमें हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा, सबसे मिनिमम कितना चाहिए इलेक्शन में उसको बनाने के लिए, 2/3 लोग चाहिए, फिर वो गवर्नमेंट बना पाएगा, ठीक है। अब वो 2/3 लोग समझौते में एक साथ रहते हैं, उसको हम लोग गठबंधन कर देते हैं हिंदी में, अलायंस इंग्लिश में, जैसे हम लोग पहले से वॉर में पढ़ते आ रहे हैं, है ना। या फिर कोई इंडिपेंडेंट पार्टी जो है, मतलब पार्टी अब बहुत सारे उसके वोटर्स जीत गए, उसके सॉरी बहुत सारे उसके मेंबर्स जीत जाते हैं, तो अपना अल्टीमेट उसके पार्टी लोग ज़्यादा हो जाएंगे उसमें, और वो चलेंगे। अब जो लोग जीते हैं, है कि नहीं, और उनके पार्टी रूल नहीं कर रहा, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, फिर वो लोग कहलाते हैं ओपोजिशन पार्टी कहलाते हैं, ठीक है। एक होता है रूलिंग पार्टी, फिर वो हो जाता है जो नहीं जीत पाए, उसको ज़्यादा मेंबर नहीं बन पाए, 2/3 तक नहीं पहुँच पाए, वो लोग क्या बन जाते हैं, फिर ऑपोजिशन पार्टी बन जाते हैं। लेकिन वो अपने अपने एरिया के एमपी हैं ना, उनको एमपी होने का प्रावधान, एमपी होने का फ़ायदा होगा, एमपी होने के जो वो सब मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब उसको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वो एक्टिवली एकदम नए बिल बनाने में, सब करने में वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको अपोज जरूर कर सकता है, क्योंकि उस बिल को पास करने के लिए उसका भी रजामंदी चाहिए, ठीक है। या अगर 2/3 हिस्सा किसी पार्टी में पर इसमें लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, तो 545 मेंबर्स में 2/3 मेंबर्स रिक्वायर्ड टू साइन दी बिल, देन बिल कैन बी ट्रांसलेटेड टू राज्यसभा, उसको राज्यसभा भेजा जाएगा। राज्यसभा क्या करता है, ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं, अपना सुझाव भेज सकता है, फिर वहाँ से वापस आने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास साइन हो जाएगा, फिर वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। इस तरीके से क्या होता है, लॉ बनता है, ठीक है। अब उसमें जो मेंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर मतलब जो मुख्य डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वही लोग एक्सिक्यूटिव के पार्ट में आते हैं, वही लोग इस बिल को क्या करेंगे, फिर लॉ बना लिए तो लॉ बना उसको एक्सिक्यूट कराएंगे। अब जुडिशरी क्या करेगा, इसका ध्यान रखेगा कि ये बिल जो उन्होंने बनाया हुआ है, कि बिल जो है घाटा वाला है, या बिल जो है दिक्कत हो रही है क्या। ये ज़रूरी नहीं, अगर बिल पास कर दिया गया है तो उसको तत्काल सबके प्रभावित रूप से लागू कर दिया जाए, है ना। कई बार बिल ऐसे बन जाते हैं या लॉ ऐसे बना दिया जाता है जिससे लोगों को घाटा होता है, तो उसको कोर्ट जो है क्या कर सकता है, लास्ट में कैंसल कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी। चलिए आगे देखिए, अब अलग से इसको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक है। आवर यूनियन लेजिस्लेचर इज कॉल्ड पार्लियामेंट। ये इसका मतलब क्या होता है, दोस हु मेक्स लॉस और पॉलिसीज, ठीक है। सो यूनियन मतलब आज सेंट्रल लेवल में बात कर रहे हैं। सेंट्रल लेवल में जो यूनियन लेजिस्लेचर, इसको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट। इट इज़ कम्पोज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस। इसमें क्या होता है, द चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पहले पढ़ा था। पहले कौन थे, सबसे पहले इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन कौन थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरपर्सन होते हैं वही भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। सो द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस, द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ठीक है। स्पेशल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखिए जो कैबिनेट मिनिस्टर चॉइस करते हैं, जो पीएम के नीचे साथ में काम करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्जीक्यूटिव बॉडी, है ना। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड इज आंसरेबल टू इट। कैसे, वो पार्लियामेंट लोकसभा का हिस्सा है, इसीलिए जो गवर्नमेंट ने नियम कानून बनाए हैं उसको जो कैबिनेट मिनिस्टर उसको पालन करवा रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ी होती है, कोई दिक्कत होता है, तो वो और साथ साथ पार्लियामेंट में जब अपोजिशन पार्टी या कोई भी सवाल उठाएगा या जनता सवाल उठाएगी, उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द विल एंड सुप्रीमेसी ऑफ पीपल, ठीक है। पार्लियामेंट का रिप्रेजेंट करता है विल और सुप्रीमेसी ऑफ पीपल, लोगों का दबदबा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम एंड द वॉइस ऑफ नेशन, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए और
द पार्लियामेंट है रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी एंड ऑल रीजन्स ऑफ कंट्री। और इसमें जो नंबर सेलेक्ट होकर आते हैं ऑल ओवर इंडिया से होते हैं, है ना, और सभी प्रकार के रीजन से होते हैं। सो इससे सबसे अच्छा है कि ये इसे क्या पूरा ऑल ओवर इंडिया को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इट ऑल्सो हैज़ अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन। अब इसमें देखिए कुछ सिस्टम रिजर्वेशन भी है। देखिए हर कोई इलेक्शन में नहीं आ सकता, तो यहाँ पर भी रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ गया। ये रियलिटी है कि अलग अलग सेक्शन से पॉलिटिकल पार्टी जीतने के लिए क्या करेगा, अपने लोगों को लड़वाएगा, तो जिसका दबदबा रहेगा उसको दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अब सभी कैटेगरीज के लोगों को क्या करना है, उसमें पार्ट देना है। कैटेगरी तब तो भाई कैटेगरी तो है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ रियलिटी है, तो उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया, माइनॉरिटी से लेकर ST SC OBC तक, ठीक है। इतने उसके लोग आने ही चाहिए हर साल। देखिए सिस्टम रिजर्वेशन टू एंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, ST SC OBC वालों के लिए, SC SC के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज मच लोअर दैन वॉट वन वुड एक्सपेक्ट इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब उसमें क्या है, जो महिलाओं का योगदान है उसमें, या महिलाओं का जो भागीदारी कम है, इसलिए उनको अलग से आने के लिए, अलग से उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन करने लगे। लेकिन ये महिलाओं को योगदान दिया जाना चाहिए, ठीक है। शुरू से महिला लोग उसमें जा रहे हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी है ना, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मिनी माता है कि नहीं, और बहुत बड़ी थी, है कि नहीं। और वैसे बहुत से लोग अलग स्टेट से हैं, आप नाम सर्च कर सकते जान जाएंगे। देखिए दिस इज़ ए मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न। ये क्या था, वुमेन का पार्टिसिपेंट कम था, इसलिए नेशनल कंसर्न था कि भाई मेल के साथ वुमेन भी आनी चाहिए, इसीलिए क्या किया गया। फिर एक बिल, दैट्स वाई ए बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजर्व एटलीस्ट 33% ऑफ द सीट्स इन द पार्लियामेंट फॉर वुमेन हैज़ बीन अंडर द कंसिडरेशन ऑफ फॉर सेवरल ईयर्स। कैसा है, 545 में से है क्या ना, इतना आप निकाल दो, ठीक। फिर इसको 545 से माइनस कर दो, जितने लोग बचेंगे अराउंड, कितने बचेंगे, देखिए कितने लोग बचेंगे, देखते हैं। करीबन में कितने, 180 मेंबर्स कैसे होने चाहिए, फीमेल होने चाहिए। एक रफ एस्टिमेशन है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, बैलेंस में मेल फीमेल रेशियो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या चलेगा, काम चल रहा था। दिस द रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड आइदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल इन पार्लियामेंट। अब डायरेक्टली मतलब क्या है, बाई इलेक्शन, इनडायरेक्टली मतलब क्या है, बाई रिकमेंडेशन, ठीक है। इसमें रिकमेंडेशन मतलब क्या होता है, इसको प्रेसिडेंट, CM PM ये सब लोग क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। और किसके लिए बात कर रहे हैं लोग, 545 मेंबर्स के बाद कुछ अलग कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेसिडेंट चुनता है लोकसभा के लिए, और राज्यसभा में तो इंडिया के लोग आते ही हैं, ठीक है, या पार्टी उनको राज्यसभा में भेजती है। देखिए, to represent the problems of the people in the parliament where they had discussed. The parliament also discusses policy matters, law related proposals, cabinet proposals before approving them. देखिए क्या करता है, फंक्शनिंग आ गया, किसका हम लोग बात कर रहे हैं, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट क्या है। फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट क्या है, तो डिस्कस पॉलिसी मैटर्स, लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रपोजल्स एंड द कैबिनेट प्रपोजल्स बिफोर अप्रूविंग दैम, ठीक है। इन एडिशन और क्या करता है, परफॉर्मेंस ऑफ द मिनिस्टर्स हु आर एक्सपेक्टेड टू आंसर ऑल द क्वेरीज प्रपोज टू देम। अब जो नेता बने हैं, जो पावर में रूल कर रहे हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और उसको भी डिस्कस किया जाता है। इन दिस वे द पार्लियामेंट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग ए वॉच ऑन द गवर्नमेंट एंड कंट्रोलिंग द वे ऑफ सॉवरेन टेंडेंसीज दैट कुड लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द गवर्नमेंट। कि किसी भी तरीके से सेंट्रलाइज पावर ना हो जाए, उसको चेक करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए पार्लियामेंट में सब काम होता है। तो ये भी पार्लियामेंट का फंक्शन है, लॉ बनाना, एग्जीक्यूट कराना, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो लॉ एग्जीक्यूशन चल रहा है, जो लोग उसको कर रहे हैं, उसको भी निगरानी रखते रहना कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सही है या गलत है, ठीक है। इस तरह से पार्लियामेंट जो है डुअल पर्पस सर्व करता है। देखिए अब इसको आप जवाब दीजिए। वॉच द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग ऑफ TV एंड डिस्कस ऑन। देखिए पार्लियामेंट को अपनी जैसे डिबेट वगैरह होता है ना, अपने लोगों को बात रखते हैं, झगड़ावानी करते हैं, है ना, बहस करते हैं। ये प्रोसीजर स्कूल में सिखाने के लिए बच्चों के लिए डिबेट, कॉलेज में डिबेट रखा जाता है, ताकि वे इस बहस को एक सही भावनाओं के रूप में लेकर आगे फ्यूचर में नेता वेता बन सकें। क्योंकि वही आज के जो बच्चे होंगे हमारे कल फ्यूचर हैं,
ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक और सो फ्यू वुमेन कॉन्टेस्ट इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन, इसका मतलब क्या है? ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बहुत कम महिलाएं क्यों पार्टिसिपेट करती हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत प्रकार से हैं। कहते महिलाओं को बहुत से ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है नहीं, और कैसे उनको सपोर्ट करने वाले लोग थोड़े कम हो जाते हैं, और ऐसा बहुत सारा दिक्कत होता है कि जो जनता ज़्यादातर फीमेल फिगर को एक्सेप्ट नहीं करती है ना। तो लेकिन अभी क्या है, फीमेल बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है, सब अपना प्रायोरिटी कर रहे हैं और अपना आपको आगे कर रहे हैं। आइए आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेट्स सी अबाउट दी लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। इंडिया हैज़, इसको अब लिखते जाइए साथ साथ, है ना। इंडिया हैज़ 2 लेजिस्लेटिव हाउसेस, द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ठीक है। द लोकसभा मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफ द पीपल। अब देखिए, लोकसभा पीपल्स आर मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द हाउस टू द हाउस बाय द पीपल ऑफ इंडिया, वेयरएस राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये क्या है? राज्यसभा में वे लोग जाते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर में, मतलब जो एमएलए हैं या जो विधानसभा है पूरे इंडिया में जितने भी, उसमें से अपने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे वहाँ को, ठीक है। तो दिस इज ए 2 हाउस और बाई कैमरल सिस्टम लेजिस्लेचर। अब देखिए क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज दी सिस्टम, इसको लिखना आप लोग, ठीक है। इसको नोट करिएगा, कॉपी में लिख के लाना। वाई आर 2 हाउसेज नीडेड। अब 2 तरह के हाउस क्यों चाहिए? अब यहाँ भी एक सवाल आता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया 2 बार। देखिए, इफ देयर वाज ओनली लोकसभा, है ना, हाउ वुड थिंग्स चेंज? वी read earlier that India is a union in which power is divided between the center and the states, ठीक है। The parliament is supreme law making body for of the country, so it has to work with the state legislature to perform its function। तो दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा उसको। This interactive cooperation is ensured by राज्यसभा, याद रखिए। सो इसी एक चीज़ को कि जो पार्लियामेंट में जो काम धाम हो रहा है और राज्यसभा के लोग जो अलग अलग स्टेट से चुनकर वहाँ आए हैं, है कि नहीं, वे पॉलिसी जो लोकसभा में बन रही है, क्या वो उसके स्टेट वालों के लिए ठीक है कि नहीं है? क्या स्टेट की पॉलिसीज़ के स्टेट के लोगों के लिए, अपने अपने स्टेट के लोगों के लिए उसकी जो फ़ायदा उनको हो रहा है वो मिला कि नहीं मिला है? इस प्रॉब्लम को इंश्योर करने के लिए ये राज्यसभा को रखा गया है। हुज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ये आपको समझ में आएगा। दिस 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 मान लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 7 मान लीजिए इसको, ठीक है। इसको नोट करिएगा बुक में अपने। Every statement this SST book is a question। और there are many advantages of having 2 houses of parliament। क्या है वो? देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, what are the advantages of, क्वेश्चन नंबर 8, what are the advantages of having 2 houses in parliament, ठीक है। क्या है देखते जाइए। और the parliament needs expert, especially subject experts or professionals who are accomplished in their field like scientists, legal experts, industrialists, writers etc। ये बोलने के लिए कि अभी तो गधे का लोग पार्लियामेंट चला रहे हैं। इफ़ इट हैज़ टू परफॉर्म इज फंक्शन प्रॉपरली, यहीं से पहले लिख दिया गया है। तो पहले से इसमें संवैधानिक में सेक्शन में दिखा गया है कि सबको एक्सपर्ट चाहिए, लेकिन अभी जो आ रहे हैं चुन करके, जिनको नेता पंथी बनाया जाता है, वो कोई बन सकता है, कभी भी कुछ भी चल सकता है। लेकिन जो कभी भी कुछ भी बने, उनको पढ़े लिखे नहीं भी हैं, फिर भी उनके काम करने के बहुत सारे लोग सहयोगी हैं जिनकी मदद से वो लोग ऐसा कर सकते हैं या सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर सच एक्सपर्ट्स टू विन एन इलेक्शन टू एंटर पार्लियामेंट। इसीलिए जो ऐसे एक्सपर्ट होते हैं, है ना, क्या होता है, ऐसे एक्सपर्ट जो होते हैं वे हमेशा इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और जीत नहीं सकते, उनको फंडिंग में बहुत सा इशू होती है। तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है, उसको चूज़ करके अपने एक्सपर्ट्स को राज्यसभा में भेजता है, जिससे कि वे एक्सपर्ट जब कोई लॉ या बिल बन रहा है तो अपनी रिकमेंडेशन दे। इसलिए राज्यसभा का रिकमेंडेशन और वहाँ का जो डिस्कशन है बहुत ज़रूरी है। द पार्लियामेंट थर्स बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सपर्टीज एंड द सेकेंड एडवांटेज इज डैट एनी प्रपोज लॉ इज डिबेटेड ट्वाइस बिफोर बीन एनेक्टेड। इसमें देखिए और क्या है, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जो भी लॉ बना है उसको 2 बार क्या किया जाता है, डिबेट करके दोबारा उसको। ये हमने देखा था कि जब संविधान बना था तो 11 महीनों तक उसकी डिबेट चली थी,
प्रत्येक आर्टिकल से प्रत्येक पार्ट्स को 11 महीनों तक डिबेट किया गया, तब जाकर उसको फाइनलाइज किया गया। उसी तरह हर एक बिल को या हर एक लॉ को फाइनलाइज करने के लिए तरीका अपनाया जाता है। इफ़ यू रिकॉल द लॉ मेकिंग प्रोसेस यू विल रिमेंबर दैट ऑल लॉस आर डिबेटेड बाय बोथ हाउसेस। ठीक है, तो दोनों लॉस, जो हाउस हैं, राज्यसभा लोकसभा, स्टेट में विधानसभा विधान परिषद, किसी भी लॉ को बनाने के लिए दोनों डिबेट करेंगे, उसके बाद उसको अप्रूव करेंगे। सो ए लॉ कैन नॉट बी मेड इन हेस्ट, इसीलिए लॉ को बिना किसी दिक्कत के या बिना आसान मतलब फट से बना दे ऐसा नहीं होगा। डिबेट करना है, फिर प्रॉपर उसको फंक्शनिंग होगी, भी काट छाट करेगा, फिर लास्ट में फाइनल किया जाएगा। दिस लेंथी प्रोसीजर हेल्प्स टू प्रिवेंट ए फ्लॉड लॉ फ्रॉम बीइंग पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फिर से, ये व्हाट इज़ फेडरल रूल, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, ये 3 चीज़ों को आप नोट करिए कॉपी में, फिर दोबारा। ये फेडरल रूल का तो कुल मिला के मतलब ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है। ठीक है, ये डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? द पीपल वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, फॉर एग्जांपल लोकसभा मेंबर्स एंड स्टेट मेंबर्स। ठीक है, एमएलए, एमपी एक्सेट्रा। इंडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इलेक्टेड बाय द पीपल इलेक्ट देयर अदर रिप्रेजेंटेटिव्स। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वही लोग चुनते हैं जो चुनकर पहले लोकसभा में गए हैं। जब पहला राज्यसभा का लोकसभा का बैठक होगा, उसी में सबसे पहले प्रेसिडेंट को चुना जाएगा। ठीक है, वोट के द्वारा। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है 5 साल के लिए पार्लियामेंट का हेड हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रेसिडेंट के अपने अलग पावर्स हैं, पार्लियामेंट के अपने पावर्स हैं, पीएम के अपने पावर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग पावर्स हैं, वेस्टेड हैं सबके अंदर। सो उसको हम अलग से पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, Hence the constitution, इसमें फेडरल में क्या, many states came together constitute the country. Hence the constitution divide legislative power into 2 levels, union and the state. The central government and the state government function independently but stay within their defined limits. That means the center cannot have absolute control over the nation, nor the states absolutely free to do whatever they want. इस तरह से ये फेडरल रूल क्या काम करता है? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाने से रोकता है, इसलिए इस सेक्शन में इसको बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स। देखिए राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे? सबसे पहले इसको देखते हैं। लोकसभा में 445 मेंबर्स क्या होंगे? आते हैं, सॉरी इसमें लिखा है मैक्सिमम 552 मेंबर्स होंगे। इतने लोग डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे और इतने लोगों को इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में क्या होगा? इतने लोग डायरेक्ट आएंगे इलेक्शन से। इसमें देखिए 238 लोग जो हैं स्टेट यूनियन टेरिटरी से आते हैं और 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ये जो कैंडिडेट का एज कितना होना चाहिए? मिनिमम 30 साल के ऊपर होना चाहिए राज्यसभा के लिए, और 25 साल एटलीस्ट होना चाहिए लोकसभा के लिए। ठीक है, सेशंस क्या होते हैं? 3 सेशन तक वो रहेंगे, विंटर, मानसून और बजट तक। ठीक है, और ये भी तीनों में रहेंगे। अब जब बजट सेशन के 2 पार्ट होते हैं ना, ठीक है, ये विंटर, मानसून, बजट में रहेंगे, तीनों में भी रहेंगे, है ना। 6% को रहेगा। जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो है एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। और जो स्पीकर होता है उस समय तत्काल का हेड होता है, और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का दोनों पार्लियामेंट का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। याद रखिए, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसमें बोथ राज्यसभा और लोकसभा दोनों आएंगे। ठीक है, वो ओवरऑल पार्लियामेंट का हेड है। और राज्यसभा का हेड कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। और लोकसभा का हेड कौन होता है? स्पीकर। कुछ कारणों से मान लीजिए जैसे पीएम है ना, सो डेप्यूटी पीएम है, फिर उसके नीचे और होते हैं। तो जैसे देखे जाएंगे आपकी, मान लो पीएम की डेथ हो जाती है, ठीक है ना, पीएम की डेथ हो गई रूलिंग पार्टी में, तो या इमरजेंसी वगैरह लग गया, कुछ दिक्कत हो गया, तो प्रेसिडेंट के पास पावर चला जाएगा। फिर जिसको इसको रखेगा उसके पास रहेगा। अल्टीमेटली मान लो प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, ऊपर कोई है नहीं, तो जो स्पीकर होता है वो क्या करता है? ये जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उस वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा? प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट का रोल निभाएगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तो स्पीकर रोल निभाएगा, ऐसा रहता है। ठीक है, इसलिए दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस। अब देखिए, एक कोरम मतलब क्या होता है? मिनिमम प्रेजेंस टू मेक द प्रोसीडिंग वैलिड। ठीक है, इसका मतलब है वो मिनिमम लोग जिससे कि हाउस को चलाया जा सके। कितने लोग चाहिए? 1/10, मतलब 250 लोगों में से केवल आपको कितने लोग चाहिए? 25 लोग चाहिए राज्यसभा में, तो राज्यसभा चल जाएगा। राज्यसभा में डिबेट लॉ पास हो सकता है। लोकसभा के लिए कितने लोग चाहिए आपको? 50 लोग चाहिए या 55 लोग चाहिए, जिससे कि एक बार काम चले। ठीक है,
अब देखिए प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप अलग से बना के रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ, क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर एज लिमिट एंड सेक्शन, इसको आपको पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। और 1 में क्वेश्चन आएगा, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या लिखोगे प्रेसिडेंट। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, तो क्या लिखोगे वाइस प्रेसिडेंट। एंड हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, लिखोगे तो क्या लिखोगे स्पीकर, ठीक है। ये 1 क्वेश्चन में आएगा, इसको याद रखिए, आता ही है। द प्रेसिडेंट कन्वर्स द सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड कैन डिसॉल्व द लोकसभा अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अब देखिए प्रेसिडेंट जो चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट है उसके पास दोनों हाउस को डिसॉल्व करने का क्षमता है एमरजेंसी लगा करके, ठीक है। बट द प्रेसिडेंट यूजुअली टेक द डिसीजन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए अब प्रेसिडेंट का पावर तो बहुत सारा है, लेकिन वो जब तक प्राइम मिनिस्टर उसको नहीं बोलेगा तब तक उसको नहीं कर सकता। तो रियल पावर लाइज विथ इन दी PM and president is the constitutional head, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब क्या होता है, और संविधान के संवैधानिक हेड है ना, मतलब वो पार्लियामेंट का हेड है। लेकिन वो पार्लियामेंट में रियल काम धाम कंट्री में जो है फैसले कौन लेगा, PM लेगा या उसी कैबिनेट मिनिस्टर लेगी, ठीक। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। द इलेक्शन टू विच द हाउस रिक्वायर्स एक्सटेंसिव कैंपेनिंग विथ वोटिंग टेकिंग प्लेस इन एवरी एनवर, कौन सा है ये, कौन सा इलेक्शन है, लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन है। लोकसभा इलेक्शन और स्टेट इलेक्शंस, ठीक है। इसमें कैंपेनिंग होती है, बहुत वोटिंग मशीन वगैरह होते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ ए कैंडिडेट टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा तो लिखा है 25 साल 30 साल। विच हाउस हैज़ द मोस्ट मेंबर्स, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ द डिफरेंस फॉर द डिफरेंस। अब इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ, इसको लिखिए। द लोकसभा हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, elected from all sides of the country, and the reason because which has the highest members is because the members of elective representatives by directly with the people are should be more than the elective members elected for Rajya Sabha। इसका मतलब है कि लोकसभा में जितने लोग हैं, है ना, वह डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं, चूँकि उसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव सारे पार्ट्स होते हैं। तो राज्यसभा में ऐसे लोग होते हैं जो उस भाई जो इलेक्ट होकर गए हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें एक्सपर्ट हो, तो उस फील्ड एक्सपर्ट के लिए, ताकि कोई नियम कानून बनाया जाए तो फील्ड एक्सपर्ट का राय जान सके, साइंटिस्ट से लेकर जितने भी लोग हैं, तो उनको राज्यसभा में रखा जाता है, ठीक है, ताकि वे अपनी राय उस फील्ड में दे सके, क्योंकि वही फील्ड में जो काम करके बहुत आगे पहुंच गया, उसको एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूबल है। इस तरह से दो में डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए नाउ वी शैल लर्न अबाउट द पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन शुरू होता है, जब एग्जाम में बहुत बार आएगा, देखते जाइए। लेजिस्लेटिव फंक्शन देखिए, द पार्लियामेंट मेक्स द लॉज फॉर द एंटायर कंट्री और फॉर ए पार्ट ऑफ द कंट्री। अब वो किसी के लिए भी लॉ बना सकते हैं, किसी भी सेशन के गांव के लिए लॉ बना सकता है अपने हिसाब से। बट इन प्रैक्टिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द ब्यूरोक्रेसी एक्सिक्यूटिव परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ड्राफ्टिंग द लॉ। इसमें क्या है, प्रैक्टिस में क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है एक्चुअल में, और जो ब्यूरोक्रेसी है वे इसको क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। तो द पार्लियामेंट रोल usually limited to proving the law even though it is the supreme body। तो पार्लियामेंट एक्चुअल में क्या करता है कि वो लॉ को अप्रूव करता है, हाँ ये मैंने लॉ बना दिया। अभी इसको काम करवाने का, उसको फैसले में करवाने का और उसको लोगों से मनवाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेसी जो होते हैं, एक्सिक्यूटिव परफॉर्मिंग जो लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट का ऑफिशियल अलग अलग वे करते हैं, कलेक्टर डिबेट होगा, जितने भी लोग हो गए, ठीक है। Any important bill proposed law cannot be presented in the parliament without getting the approval of cabinet। इसका मतलब क्या है, ये जरूरी इसको समझिए। कोई भी इम्पोर्टेंट लॉ जो प्रपोज लॉ है वो पार्लियामेंट में बिना कैबिनेट मिनिस्टर्स के अप्रूवल के नहीं आ सकता, ठीक है। ये प्राइवेट मेंबर कैन ऑल्सो प्रपोज ए बिल, इसका मतलब क्या है,
ये प्राइवेट मेंबर मतलब क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी में ना हो, है ना, वो भी अपना बिल प्रपोज कर सकता है, डिमांड कर सकता है ना, बट विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट इट इज़ अनलाइकली इट विल बी पास। लेकिन उस बिल की अगर मान्यता अच्छी नहीं हुई, बिल अगर ज़्यादा अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, जो ऑनरेबल मेंबर पसंद नहीं आया, तो पास नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, जितने मेंबर सेलेक्ट हो जाते हैं, वे अपने इंडिविजुअल लॉ को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर उसको लगे कि मेरे सेक्शन में, मेरे एरिया में या इस चीज़ की उसको आना चाहिए। फिर उसको बाद डिबेट होगा, लोगों को समझ में कन्विंस कर पाया तो फिर वो पास होगा, ठीक है। आफ्टर ए बिल इज प्रेजेंटेड इट इज़ फर्स्ट एग्जामिन्ड बाय ए पार्लियामेंट्री सब कमेटी। अब देखिए, जब भी बिल को क्या करते हैं, प्रेजेंट किया जाता है, तो पार्लियामेंट का सब कमेटी उसको क्या करेगा, देखेगा पहले। सो मोस्ट डिबेट्स ऑन द बिल्स यूजुअली हैपन्स इन द सब कमेटी। सब कमेटी में सबसे ज़्यादा इसका क्या होगा, डिबेट होगा। विच सेंड्स इज रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट। उसके बाद फिर वो रिकमेंडेशन क्या होता है, पार्लियामेंट में आता है, ठीक है। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड इन द सब कमिटीज। देखिए, उसके अलग मेंबर्स होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनी लेजिस्लेचर। हमें क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मिनी लेजिस्लेचर, ठीक है, नोट करिए और कॉपी में नोट करना। वंस ए बिल presented it is divided in both houses before being passed and sent to the president for seal approval। देखिए, जब तक प्रेसिडेंट क्या ना कर दे, साइन ना कर दे, तब तक वो बिल लॉ नहीं बनेगा। इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स enjoy majority इन द पार्लियामेंट देन इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन दैट द लॉ विल बी पास। अब देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जरूरी नहीं कि एक ही रूलिंग पार्टी की हों, है ना। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी अलग अलग पार्टी हो सकते हैं, अलग सेक्शन एरियाज हो सकते हैं, तो उनको अपने अपने लोगों का ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ अपने रिप्रेजेंटेशन, अपने खुद के उनके विचार और व्यक्तिगत फ़ायदे भी होते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। तो अगर काउंसिल मिनिस्टर जनरली अगर जो मेजोरिटी में है, तो फिर वो क्या होता है, जनरली पास हो जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए, हाउ द पार्लियामेंट डिपेंडेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव फॉर एक्टिंग लॉज। कैसे है, कैसे डिपेंडेंट है भाई, आपने लॉ बनाया हुआ है, तो एग्जीक्यूटिव क्या करे, कैबिनेट मिनिस्टर और जो ब्यूरोक्रेसी है उस लॉ को फॉलोअप कराएगा। फॉलोअप करा करके जब लोग फीडबैक देंगे, उसको कलेक्ट करेगा। अगर फीडबैक अच्छा नहीं हुआ तो उसको दोबारा चेंज करेगा, है ना। फिर जुडिशरी तक बात जाएगी, जुडिशरी उसको एक तरीके से दोबारा उसको बदलने के लिए उस पर रोक लगा सकता है। इस तरीके से क्या होता है, ये फीडबैक का काम भी करते हैं, ताकि लॉज जो सही चल रहे हैं वो फॉलोअप हो पाए। ये भी बताते हैं एग्जीक्यूटिव कि जो लॉ आपने बनाया है कितने हद तक फॉलोअप किया जा सकेगा, ठीक है। तो डू यू थिंक दिस हैज़ ए पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रपोज लॉ। इसका मतलब क्या है, इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एग्जीक्यूटिव अगर इंटरेक्टिंग लॉ कर रहा है तो उसको पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि प्रपोज लॉ का, है कि नहीं। तो भाई प्रपोज लॉ के दोनों इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। कुछ को पसंद आते, कुछ को पसंद नहीं आते, कुछ को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो लॉ इस तरह से बनाया जाता है कि फ़ायदा सभी लोगों को पॉसिबल, उसको मोस्ट आउटकम निकले, ठीक है। देखिए, कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव एंड मेकिंग द आंसरेबल। अब क्या है, दूसरा पावर सबसे आंसर क्या है इसका, पार्लियामेंट का। द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, दिस एसेंशियली मीन्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल है। इसको मेरा मतलब है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो 12 लोग हैं, है ना, जो 20 लोग होते हैं, जो सेंट्रल लेवल से वाले डिपार्टमेंट संभालते हैं, वे लोग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, इसीलिए वे पार्लियामेंट को जवाब भी देंगे। जब पार्लियामेंट में पूछा जाएगा कि आप, जैसे को रेल मंत्री है, तो रेल मंत्री से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों का फैसला लिया है, पूरे भारत में ऐसा नियम क्यों बदल दिया है, तो रेल मंत्री क्या बोलेगा, अपने रीज़न को देगा, ठीक है। इस तरह से डिस्कशन चलेगा। एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आस्क द मिनिस्टर्स क्वेश्चन रिलेटिंग टू द मिनिस्ट्री एंड द मिनिस्टर्स आर ऑब्लिगेट टू गिव प्रॉपर आंसर। किसी भी मेंबर को जो भी सवाल पूछा जाएगा, उसको मिनिस्टर से या मिनिस्टर के द्वारा किसी से पूछा जाए तो उसको प्रॉपर आंसर देना ही पड़ेगा। अगर वो आंसर नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए इस इज द ऑनसेट ऑफ ऑटोमेटिक सेक्शन, ठीक है। इफ द गिव रॉन्ग आंसर दे कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट। अब किसी भी स्थिति में अगर उसने रॉन्ग आंसर दे दिया है कि नहीं, रॉन्ग आंसर दे देता है, या उससे जो सवाल पूछा गया उसको समझ में नहीं आया, गतक हो गया मिनिस्टर, तो उसको अपनी पोस्ट हटाया भी जा सकता है। इससे क्या होगा, पार्टी का इमेज खराब होगा, लोग जो है चिल्लाएंगे इसके बाद, सब तो देख ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ऑन द वर्ड हो गया है। देखिए, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड कमेंट्स मेड एट एनी स्टेज ऑफ द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स व्हेन ए पॉलिसी इज बीइंग फॉर्मुलेटेड। इसीलिए जब किसी प्रकृति से कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ऑफ
क्या है, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू कमेंट एंड मेड एट एनी स्टेज ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, किसी भी मतलब कभी भी किसी भी सेशन में कभी भी पूछ सकते हैं। व्हेन ए पॉलिसी इज बीइंग फॉर्मुलेटेड, व्हेन ए पॉलिसी और लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड और इवन इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। इसका मतलब क्या है, जब पॉलिसी बनाई जा रही हो या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराया जा रहा हो, इम्प्लीमेंट हो रहा हो, या और उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद या उसके रिलेटेड सवाल पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, जैसे कोई पूछने रोक टोक आप फ्री हो, कभी पूछ सकते हो। जब आपका मन क्या कोई ध्यान है कि अरे तो बहुत साल चल रहा है अभी ध्यान इसमें, अब उसका बारे में पूछ लिया आप, तो जवाब सबको देना ही पड़ेगा। इफ द हाउस इज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर गिवन बाय द गवर्नमेंट, इट कैन पास ए नो कॉन्फिडेंस मोशन डिसमिस द गवर्नमेंट। अब क्या है, अगर हाउस है ना, हाउस के द्वारा यदि हाउस में जो क्वेश्चन पूछा गया है गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी को ढंग से जवाब नहीं दे पा रही सेटिस्फैक्ट्री, तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर फिर प्रेसिडेंट को नया इलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर सत्ता पलट चलेगा। इस तरीके से क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन चलता है। इसके हम लोग अलग से पढ़ेंगे इसके बारे में। As the people representing members of the parliament and state assemblies have the power and the freedom to work in an effective and fearless manner। देखिए, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव इसलिए वो सब फ्रीली और इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन ए कोर्ट फॉर एनीथिंग ही और शी इज इन पार्लियामेंट। अब देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज भी यही है एक तरीके से, ये मेंबर जो होता है उसको आप कोर्ट में नहीं ला सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, है ना, अगर वो पार्लियामेंट में है तो। दिस इज़ नोन एज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। इसी का फ़ायदा उठा कर नेता लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से लॉ को इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदों के लिए। तो लोगों में उनके प्रति क्या फिर पैदा हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस, या कॉन्फिडेंस मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, डर पैदा हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसके अलावा उसको फाइनेंशियल पावर है। ऑल गवर्नमेंट लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस, ज़्यादा हमने टैक्स सिस्टम में पढ़ लिया था। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करती है जिससे रिसोर्स जनरेट हो और एक्सपेंस कवर अप किए जाएँ। हर साल बजट, हर 4 महीने में बजट प्रपोज किया जाता है, ठीक है ना। उस बजट को प्रपोज करके वो भी प्रपोज करते हैं कि इस बजट प्रपोज करने के बाद उसको कितना रेवेन्यू वापस मिलेगा, है कि नहीं। आपको पढ़ाया था मैंने टैक्सेशन चैप्टर में, ठीक है। सो इन टैक्स, इन लेविंग टैक्स एंड यूटिलाइजिंग टैक्स, है ना, रेवेन्यूज आर कलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट ए बजट ऑन बिहाफ द कैबिनेट विच गिव डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्योर एंड टैक्स प्रपोजल टू जनरेट द रिक्वायर्ड रेवेन्यू। आप बजट करके उसको पहले खर्चा किया जाएगा लोगों के लिए, फिर उस खर्चा करने के बाद उस बजट से उसको रेवेन्यू वापस भी जाएगा ताकि नेक्स्ट ईयर का बजट निकाला जा सके, ठीक है। द लोकसभा अप्रूव्स इनकम, देखिए द लोकसभा अप्रूव्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रपोजल फॉर द ईयर। मैंने उसको पहले पढ़ा चुका हूँ कई बार, आप उसको अच्छे समझते हैं। ओनली आफ्टर द अप्रूवल कैन द गवर्नमेंट लेवी टैक्स एंड स्पेंड स्टेट फंड्स। का मतलब क्या है, द लोकसभा अप्रूव्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रपोजल फॉर द ईयर। लोकसभा के जितने भी लोग हैं उसको डिबेट करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर उसको अप्रूव करेंगे कि हाँ इतना इतना इस एरिया में खर्चा किया जाएगा, इतना आपको टैक्स मिलेगा, ठीक है नहीं। और आफ्टर द अप्रूवल, है ना, अप्रूवल होने के बाद ही गवर्नमेंट जो उसमें कितना टैक्स लगाएगा वो प्रपोज करेगा, ठीक है। देखिए, इसमें आपको याद रखना है बहुत ज़रूरी कि लोकसभा में जितने भी लोग हैं अपोजिंग पार्टी के भी और रूलिंग पार्टी के भी, वो दोनों मिलकर ही इसको क्या करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे। इसके अलावा 2/3 लोग अगर रूलिंग पार्टी में ज़्यादा हो गए, है कि नहीं, तो 2/3 लोग रूलिंग पार्टी में ज़्यादा हो गए, इसका मतलब क्या है, ये मत समझिए कि 5 से 45 मेंबर में अलग अलग पार्टी में बटे होते हैं। जो जीत गए एमपी का कॉन्टेस्ट, है ना, एमपी इलेक्शन जो जीत गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के इलेक्शन, जो लोकसभा का इलेक्शन वो जीत गया, अब मान लीजिए 340 लोग तो रूलिंग पार्टी के ही हो गए। कितने, 340 लोग रूलिंग पार्टी के हो गए। इस तरीके से क्या होगा, मान लो 400 लोग हो गए रूलिंग पार्टी के, तो 2/3 ज़्यादा लोग हो गए ऑलरेडी, है ना। तो इस तरीके से क्या है, जब 2/3 ज़्यादा लोग हो ही गए हैं तो भाई वो कोई भी बिल लाए उसको पास तो कराना ही देगा। इस तरीके से क्या होता है, पास हो गया। अब जब बजट पास होगा उसके बाद ही क्या होगा, अप्रूवल, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगा, उसके ऊपर टैक्स लगाया। बट टैक्स कितना लगाना है इसके ऊपर अपोजिशन पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, इसको याद रखिए आप लोग।